हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपोरेशन, और वो सारे फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन की बात है, तो इवेपोरेशन असल में लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप इवेपोरेशन अच्छे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड क्या होता है। ठीक है, तो लिक्विड के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। लिक्विड के बारे में आपने एक ही चीज़ अभी तक पढ़ी है कि लिक्विड क्या होती है। इज ए स्टेट ऑफ मैटर, यानी एक मैटर की स्टेट है। जैसे और सारी स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तीनों स्टेट में एक जो कॉमन सा डिफरेंस है वो आप सबने नोटिस किया होगा। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं, जबकि हम गैस के मॉलिक्यूल देखते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो बात आती है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो इनके मॉलिक्यूल में इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसके पीछे एक सीधा सा रीज़न है कि सॉलिड के केस में हमने देखा कि जो सॉलिड के दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद लिक्विड में होता है, और जो सबसे कम होता है वो होता है गैस में। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMFA। ठीक है, तो हमने अगला पॉइंट सीखा कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और जो सबसे कम होता है वो होता है गैस में। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल हमेशा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए। अब चलते हैं देखिए अगले पॉइंट पे। अब लिक्विड के बारे में ये दो पॉइंट जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिक्विड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज भी आपने बचपन से सुनी है कि लिक्विड की कोई भी शेप डेफिनेट नहीं होती। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, दूसरा, पर आपने ये देखा है कि जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो अगर आप उसको बड़े बर्तन में डाल दोगे तो वो 2 लीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट। तीसरी हमने ये चीज़ देखी कि जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर होती है फ्लोइंग टेंडेंसी, यानी लिक्विड क्या होता है? फ्लो करता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है विस्कोसिटी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसे बोलते हैं इवेपोरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे ब्लैक से क्यों लिखा, क्योंकि यही हमारा आज का जो टॉपिक है, अभी यही हमें डिटेल में पढ़ना है। इवेपोरेशन क्या होता है अब हम पढ़ेंगे सब डिटेल में। तो अब चलते हैं देखिए इवेपोरेशन पे। तो इवेपोरेशन का सीधा सा मतलब होता है पानी का उड़ना या किसी भी लिक्विड का उड़ना। अब यहाँ पे उड़ना मतलब कुछ असल में उड़ना नहीं है। उड़ना मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, यानी असल में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, तो जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, अब कन्वर्जन से पहले मैंने ये लिखा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि अगर ये कन्वर्जन अपने आप हो, यानी इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अब आपने देखा होगा कि जो पानी होता है, अगर आप उसे नॉर्मल भी कहीं पे छोड़ दोगे रूम टेम्परेचर पे, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा? इवेपोरेट, यानी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर हो गया? जब भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है रिवर्सिबल। ठीक है, अब चलते हैं इवेपोरेशन के अगले पॉइंट पे। तो देखो, इवेपोरेशन समझने के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो देखिए, ये जो ब्लैक वाले हैं मॉलिक्यूल, ये हैं तुम्हारे लिक्विड मॉलिक्यूल, और जो ये वाइट वाले हैं ये भी लिक्विड ही मॉलिक्यूल हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ब्लैक वाले हैं वो सरफेस पे हैं, यानी सबसे ऊपर हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल। अब ये जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं, अगर ये लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर गए और वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो ये जो वेपर में कन्वर्जन के बाद जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेपर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो ब्लैक वाले हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए यहाँ पे भी जो साइन है वो मैंने कैसा बनाया है? रिवर्सिबल। क्लियर है? अब इसमें जो अगला पॉइंट है कि किसी भी लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं इवेपोरेशन में। इसका मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा वही किस में कन्वर्ट होगा? वेपर पे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमने ये देखा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है जो वेपर के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप खुद ही सोचो
जब तक ये लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तब तक ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए तो इन्हें चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा एनर्जी को कहाँ से मिलेगी? हमने कोई हीट तो करा नहीं है, हमने तो सिंपल क्या करा है, रूम टेम्परेचर पे इसे रखा है। तो जितने भी जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किसके? एटमॉस्फेयर के। तो ये एटमॉस्फेयर से जो नेसेसरी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करते हैं और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं? वेपर में। अब ये जनरली क्या होते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल वाले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, इसीलिए जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे किस में? इवेपोरेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा। तो इवेपोरेशन को समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट। और इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है कि आप जिस लिक्विड को इवेपोरेट करना चाहते हैं उस लिक्विड का नेचर कैसा है। नेचर से मतलब आपको क्लियरली पता चलेगा, उससे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, वोलेटिलिटी ऑफ लिक्विड। यानी वोलेटिलिटी से यहाँ पे मतलब है कि वो कितनी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। यानी कोई भी लिक्विड जितनी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा उसकी वोलेटिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी अगर कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका मतलब वो बहुत आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड में पहला पॉइंट हमने ये जाना। अब लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि लिक्विड मॉलिक्यूल तभी वेपर में कन्वर्ट होगा जब वो आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा देगा या ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहीं जिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उनको इवेपोरेट होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे लिक्विड कैसा है। डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसके लिए जो रूल आता है वो ये आता है कि जितना कम उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतनी ही आसानी से हवा में उड़ जाएंगे, यानी उतनी ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, और जितनी जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होंगे उतनी जल्दी उनके अंदर क्या होगा? इवेपोरेशन। इसका मतलब कि वो लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो ज़्यादा वोलेटाइल है और उसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कितने टाइप का होता है? वैसे तो यहाँ बहुत टाइप के हैं, पर आपको यहाँ पे जनरली दो ही टाइप याद रखने हैं कि एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पर हमने ये देखा कि अगर दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो पावर होती है वो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए आपको कहीं पे एक ईथर दे रखा है और दूसरा दे रखा है पानी, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ईथर जल्दी इवेपोरेट होगा या पानी। ठीक है, यानी ये हम जानना चाहते हैं कि ईथर वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा या पानी। तो हमें ये पता है कि जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो ईथर होता है उसमें होती है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पावर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए वो भी ईथर में ज़्यादा होगी, और अगर ईथर ज़्यादा वोलेटाइल है तो वो उतनी आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इवेपोरेशन भी किस में ज़्यादा है? ईथर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको ये दोनों फॉर्मूले या दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले फैक्टर पे जो कि है टेम्परेचर। तो देखिए एक कॉमन सी बात है, चाहे दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो या ज़्यादा हो, अगर मैंने उस लिक्विड को हीट कर दिया या टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दिया तो हमने ये देखा है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है। और अगर वो एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली वो उनके एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो वो वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत आसानी से होगा। तो आपको जो ओवरऑल याद रखना है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इवेपोरेशन के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अब चलते हैं अपने अगले फैक्टर पे जो कि है सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया समझने से पहले देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करते हैं इवेपोरेशन पे। क्यों?
क्योंकि वही डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं जो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को लेके वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो आप खुद ही सोचो, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। इसका मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा इवेपोरेशन। तो अगर सीधा सा रूल याद रखें कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लो आपने पानी लिया, तो आपने उस पानी को एक गिलास में रख दिया या उसी सेम पानी को एक थाली में रख दिया, तो थाली में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थाली का जो सरफेस एरिया है, यानी जो सरफेस मॉलिक्यूल का एरिया है, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू गिलास। ठीक है, तो यहीं पे मैंने समझा रखा है। देखिए, ये जो पहला वाला बीकर है उस पे क्या हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल है सरफेस पे, वो है टोटल 5। ठीक है, तो वही अगर हम छोटा कंटेनर लेंगे तो वहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा, तो जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो भी कम होंगे। तो पहले वाले कंटेनर का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस एरिया फैक्टर। अब चलते हैं अगला कौन सा फैक्टर है। देखिए, तो अगला फैक्टर है आपका फ्लो ऑफ विंड। अभी बहुत छोटा सा फैक्टर है, बस समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक लिक्विड है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। और अभी मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे वेपर बने, पर तुम्हारी लेफ़्ट से क्या हो रहा है, एक विंड आ रही है। तो जैसे ही विंड आएगी उस वेपर को अपने साथ ले जाएगी। तो अब नीचे क्या दिखेगा लिक्विड मॉलिक्यूल को, कि ऊपर वेपर गायब हो गई। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और मोर वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि फ्लो ऑफ विंड हेल्प करती है इवेपोरेशन के लिए। ठीक है, तो यानी अगर आपके वहाँ पे विंड का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए, ये सारे फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।